हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे शिक्षण कौशल का, जो आपके सुपर टेट परीक्षा जूनियर और प्राइमरी लेवल में दोनों में 5 से 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे पार्ट आपको बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो किस शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए शिक्षक को? वर्णनात्मक है, अंतःक्रियात्मक विधियां हैं, भाषण विधि है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रियात्मक विधियां। ठीक है, शिक्षकों को अंतःक्रियात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग में लाना चाहिए ताकि छात्र अपनी समस्याओं को जो है निसंकोच अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके तथा शिक्षक उनकी समस्याओं को सरलतापूर्वक सुलझा सके। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? वह उच्च जाति से संबंधित हो, गलत है। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, ये भी गलत है। वह संप्रेषण में निपुण हो, ये भी गलत है। वह कठोर हो, ये भी गलत है। ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी उसका सही हो जाएगा, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। ठीक है, प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का हो ताकि सामाजिकरण की भावना का विकास जो है बच्चों में हो सके तथा शिक्षक के उच्च आदर्शों को छात्र जो है ग्रहण कर सके। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। 83 नंबर क्वेश्चन है, वुड का आदेश पत्र कब दिया गया था? तो वुड का आदेश पत्र जो है 1854 में दिया गया था। वुड का आदेश पत्र सन 1854 में निर्देशक परिषद के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया था, और इस समय पर जो है सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत किया था 15 जुलाई 1993 को। ठीक है, यशपाल समिति ने जो है 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जो है विद्यालय के छात्रों के लिए शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाए गए थे। ठीक है, यशपाल समिति में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, तो गलत हो जाएगा। बच्चा क्या सीखा है ये जानना, सही है। बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के बुद्धि स्तर को मापना ताकि यह पता चल सके कि अध्यापन कार्य के द्वारा जो है बच्चा कितना अधिगम कर सका है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। तो यही आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, तो ये गलत हो जाएगा। अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। ग्रेड्स प्रदान करना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर गौर करना तथा उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना ही जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो छात्रों को प्रेरित करते हैं निर्देश निर्धारित करके, सही है। श्यामपट्ट का प्रयोग करके, ये भी सही है। दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, ठीक है, ये भी सही है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो शिक्षक जो होता है वो छात्र को प्रेरित करता है इन चारों विधियों से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निर्देश आधारित करके, श्यामपट्ट पर कार्य करके, जो है दृष्टांत उदाहरण दे करके, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा, तो ये सभी इसमें आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है। तो ये गलत है। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय अध्यापक जो है संबंध स्थापित करता है, ये तो गलत हो जाएगा। सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, जब कोई
शिक्षक जो है व्याख्यान प्रस्तुत करता है तो उसके शारीरिक हाव भाव को समाहित करके जो है वो व्याख्यान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में व्याख्यान देते समय अगर शिक्षक द्वारा जो है सार्थक संकेतों का प्रयोग किया जाता है तो व्याख्यान और भी प्रभावशाली हो जाता है। और छात्रों से नेत्र संपर्क स्थापित करना तथा स्वरों का आरोह व अवरोह का जो है बदलाव करना शिक्षक की सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबे व्याख्यान देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बीच में विराम लेना चाहिए, अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। तो एक लंबा जब व्याख्यान देना हो तो बीच में विराम लेना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लंबे व्याख्यान देते समय जो है अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, क्योंकि लगातार व्याख्यान से जो है नीरसता की उत्पत्ति होगी और संबंधित विषय जो है उबाऊ हो जाएगा और छात्र भी इन सभी व्याख्यान को एक साथ आत्मसात करने में जो है कठिनाई महसूस करेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद जो है यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किस बारे में चिंतित रहता है? प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता और दो ऑप्शन है इसमें। वैधता या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने की। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। ठीक है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद जो है यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन किसका है, मतलब यह परिभाषा किसने दिया था? तो बीके पासी ने यह परिभाषा दिया था। बीके पासी ने कहा था शिक्षण कौशल जो होता है छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, खोजपूर्ण कौशल का घटक नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो संकेत देना ये तो होता है, विस्तृत सूचना प्राप्ति करना ये भी होता है, पुनः केंद्रीकरण ये भी होता है, स्वर में उतार चढ़ाव ये नहीं होता है। ठीक है, खोजपूर्ण कौशल का ये घटक नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खोजपूर्ण कौशल के घटक माना जाता है, पहला है संकेत देना, दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्त करना, तीसरा है पुनः केंद्रीकरण, ठीक है, चौथा है पुनः प्रेषण और पांचवा है आलोचनात्मक सजगता। ठीक है, तो खोजपूर्ण कौशल के ये 5 घटक माने जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है संकेत देना, दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति करना, तीसरा है पुनः केंद्रीकरण और चौथा है पुनः प्रेषण। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पुनः प्रेषण और पांचवा है आलोचनात्मक सजगता। ठीक है, ये जो 5 हैं ये खोजपूर्ण कौशल के घटक हैं। ठीक है, और ये जो स्वर में उतार चढ़ाव है, ये जो 5वां आपका दिया है स्वर में उतार चढ़ाव, ये उद्दीपक परिवर्तन कौशल से संबंधित है। ठीक है, ये उद्दीपक परिवर्तन कौशल के घटक हैं, परिवर्तन कौशल का घटक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। तो औपचारिक शिक्षा के कौन कौन से साधन होते हैं? स्कूल होता है, पुस्तकालय होता है, मनोरंजन केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आप सब सही हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा ये होता है जो हम छड़ दीवारी के अंदर रह करके सीखते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय का टाइम है, टाइम टेबल है, उसका प्रारूप है, प्रक्रिया है, कब से कब स्कूल चलना है। ठीक है, तो ये सभी जो है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक जो होता है वो हम कहीं भी सीख सकते हैं, किसी भी समय सीख सकते हैं, उसका कोई टाइम पाबंद नहीं होता है, तो उसको जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाते हैं। तो यहाँ पे औपचारिक शिक्षा पूछा है तो सभी यहाँ पे औपचारिक शिक्षा के साधन माने जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? पुनर्बलन का उदाहरण कौन है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है, तो ये पुनर्बलन का उदाहरण नहीं हो सकता है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती, तो ये भी गलत है।
अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो, ये भी नहीं। सुनील तुमने सही कहा, तुमने सही कहा, यानी हमने जो है सुनील को कहा कि ये बात तुमने सही कही, तो उसको एक पुनर्बनन मिल जाती है कि ये भी हमारे सपोर्ट में बोल रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सुनील तुमने सही कहा, इस वाक्य में जो है सुदृढ़ीकरण या कहा जाए तो संबलन का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि सुनील का सही उत्तर एवं दृढ़ जो है कथन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जाता है। तो बच्चों में स्व अध्ययन के विकास का क्षमता का विकास किया जाता है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, तो गलत है। स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर के, गलत है। स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, ये भी गलत हो जाएगा। नूतन साहित्य उपलब्ध करा करके, ठीक है, नूतन साहित्य मनोरंजन के माध्यम से अध्ययन में रुचि पैदा की जा सकती है। बच्चों को नई एवं नूतन साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध कराकर जो है बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो नूतन साहित्य उपलब्ध करा करके जो है बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 86 नंबर प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, तो यही आपका सही हो जाएगा एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, तो ये भी गलत है। समस्याओं का अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है, तो ये भी गलत है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए जो है वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु जो है परिवेश का निर्माण करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है अध्यापक प्रत्येक सीखने वाले बच्चे के लिए जो है विधि से और सार्थक अधिगम मतलब सही रूप से सीखने वाले अनुभव का जो है परिवेश या निर्माण करता है एक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए एक नया परिवेश जिससे सबको जो है लाभ हो, वो शिक्षक कार्य करता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, समावेशी कक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड पूछ रहा है, ग्रेड अंक से कैसा अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान, अपसारी, तो ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक। ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली के तहत जो है शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति का समर्थन करता है। तो ये आपका ग्रेडिंग प्रणाली जो होता है वो विश्लेषणात्मक होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए जो है शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है? प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अनुकरण विधि। किसी भी स्तर के बालकों के लिए शिक्षण कार्य ऐसी विधि से करना चाहिए जिससे बालक आसानी से समझ सके। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने मौलिक स्वभाव द्वारा जो है दूसरों का अनुकरण करते हैं तथा वे इन अनुकरण को जो है आसानी से सीख लेते हैं। इसलिए प्राथमिक कक्षा के बालकों को भी अनुकरण विधि द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 89 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित किस पर बल देती है? तो ये बल देती है बोध का विकास करना। ठीक है, बोध का विकास करना। बालकों को किसी भी स्तर या कहीं पर शिक्षा दी जाती है तो उसका मुख्य लक्ष्य है बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। 90 नंबर है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता बस नियंत्रण दिया जाए। ठीक है, तो ये और प्रभावी हो सकता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छात्र जो भी कार्य स्वयं करते हैं वे उसे जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए करके सीखने की विधि को जो है सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।